ईयर 1978। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रहने वाले एक कपल के घर पे उनकी बेटी का जन्म होता है। उसके जन्म के 2 साल बाद वही लड़की आगे चलकर शहर में कई सारे मर्डर्स और बॉम्ब अटैक्स की वजह बनती है। दरअसल एक सीरियल किलर उस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था और जो कोई उसके रास्ते में आता वो उसे तबाह कर देता। आखिर ये किलर था कौन, जो एक 2 साल की बच्ची के पीछे इतना पागल हो चुका था कि वो एक के बाद एक मर्डर किए जा रहा था और उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं था। इसी वजह से पूरे शहर के लोग डर के माहौल में जी रहे थे। कोई नहीं जानता था कि इन मर्डर्स और अटैक के पीछे आखिर है कौन। पुलिस कई सारी कोशिशों के बाद भी उस किलर को पकड़ने में नाकाम हो रही थी और उन्हें शक था कि हो ना हो इन अटैक्स के पीछे किसी टेररिस्ट ग्रुप का हाथ है। आखिर सच क्या था, कौन था ये किलर जो कई सालों तक पुलिस की आंख में धूल झोंकता रहा? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, welcome back to my channel Behind the Crime. My name is Sujit and let's talk about today's case which revolves around Trudy Warwick. 23 जून 1978 एंड्रिया और लेनर्ड वॉरविक सिडनी में कसूला नाम की एक जगह रहते थे और इसी साल उनकी बेटी ट्रूडी का जन्म होता है। लेनर्ड एक फायर फाइटर था और वो अक्सर अपनी जान पर खेलकर दूसरे लोगों की जान बचाया करता था, लेकिन जब भी वो अपने घर पे होता तो उसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता। वो अपनी वाइफ एंड्रिया को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता था और अक्सर छोटी छोटी बात को लेकर उस पर हाथ उठा दिया करता। ट्रूडी के जन्म के बाद से ही वो अपनी बेटी को लेकर हद से ज्यादा पोजेसिव हो गया। ना वो किसी को अपने घर आने देता और ना ही ट्रूडी से किसी को मिलने दिया करता था। एक दिन एंड्रिया अपने बर्थडे पे अपनी बड़ी बहन जूडी और उसके बच्चों को अपने घर पे इनवाइट करती है। वहीं जब ये बात लेनर्ड को पता चलती है तो वो एंड्रिया पर बहुत गुस्सा करता है। इवन जब वो लोग उनके घर पे पहुंचते हैं तो वो एंड्रिया को दरवाजा तक खोलने नहीं दे रहा था, लेकिन एंड्रिया उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए डोर ओपन करती है और फाइनली वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं तो लेनर्ड अचानक से एंड्रिया पर चिल्लाने लगता है और देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। इसके बाद वो उसे जोर से धक्का मारता है जिससे एंड्रिया नीचे जमीन पे जा गिरती है, लेकिन वो इतने में ही नहीं रुकता। वो इसके बाद कई दफा अपने पैर से एंड्रिया को किक करता है। एंड्रिया उससे रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उस वक्त वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक टाइम पे जब वो उसे मार मार के खुद ही थक गया तो एंड्रिया जल्दी से अपनी बेटी ट्रूडी को लेकर अपने रूम में चली जाती है और अंदर से रूम लॉक कर लेती है। एंड्रिया को इतना मारा गया था कि वो कई दिनों तक ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। अब पानी उसके सर के ऊपर जा चुका था। देन फाइनली वो हिम्मत करती है और मौका देखकर उस घर से अकेले ही निकल जाती है। इसके बाद वो इस सब के बारे में अपनी बड़ी बहन जूडी को बताती है। जूडी ये सब सुनकर हैरान थी क्योंकि उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि लेनर्ड ऐसा भी कुछ कर सकता है। एंड्रिया कई सालों तक अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन अब उसमें और वायलेंस सहने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। एंड्रिया तो अपने पति का घर छोड़कर आ चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी बेटी ट्रूडी लेनर्ड के पास ही थी और अब वो किसी भी हालत में अपनी बेटी को अपने पास वापस लाना चाहती थी। एंड्रिया बिना कोई देरी किए फैमिली कोर्ट में अपने पति के खिलाफ डाइवोर्स फाइल कर देती है। उसे उम्मीद थी कि कोई और करे ना करे कानून उसकी हेल्प जरूर करेगा और होता भी ठीक ऐसा ही है। कोर्ट द्वारा एंड्रिया को उसकी बेटी ट्रूडी की फुल कस्टडी सौंप दी जाती है और इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर अपने फादर और भाई स्टीफन के साथ उनके घर पे मूव हो जाती है। कोर्ट के इस फैसले से लेनर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं था। हालांकि वो अपनी बेटी से कुछ वक्त के लिए मिल जरूर सकता था, लेकिन ये उसके लिए काफी नहीं था। लेनर्ड कोर्ट के ऑर्डर को बिल्कुल नहीं मान रहा था और वो ट्रूडी को कई कई दिनों तक अपने साथ ही रखता। इससे एंड्रिया की परेशानी और बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ट्रूडी अपने फादर लेनर्ड के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे। इसलिए एंड्रिया एक दिन अपने भाई स्टीफन को साथ लेकर लेनर्ड के घर ट्रूडी को वापस लाने जाती है। लेनर्ड दरवाजा खोलता है और स्टीफन उससे बड़े प्यार से बात करते हुए कहता है कि हम ट्रूडी को वापस लेने आए हैं, हम यहाँ कोई और तमाशा नहीं करना चाहते, इसलिए तुम चुपचाप ट्रूडी को हमारे साथ वापस भेज दो और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेनर्ड स्टीफन को देखते हुए उस पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन ट्रूडी मेरे साथ ही रहेगी। और इतना कहकर लेनर्ड दरवाजा बंद कर देता है। अब एंड्रिया के पास दोबारा कोर्ट जाने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं बचा था। 22 फरवरी 1980 एंड्रिया सुबह उठती है और नोटिस करती है कि उसका भाई स्टीफन अपने रूम में नहीं था। पहले तो उसे लगता है कि शायद वो किसी काम से बाहर गया होगा, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और स्टीफन अभी भी घर नहीं पहुंचा था।
ये देखकर एंड्रिया घबरा जाती है और स्टीफन के सभी फ्रेंड्स को कॉल करके उनसे अपने भाई के बारे में पूछती है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि स्टीफन आखिर गया कहाँ। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इसी दौरान पुलिस को स्टीफन के बेडरूम में खून के कुछ निशान दिखते हैं, जिससे पुलिस समझ जाती है कि हो ना हो स्टीफन के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। 28 फरवरी 1980 स्टीफन के घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर हॉक्सबरी रिवर में कुछ लोग बोटिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें रिवर के बीचों बीच एक डेड बॉडी तैरती हुई दिखती है, जिसके बाद वहां पुलिस को बुलाया जाता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एंड्रिया के भाई स्टीफन की है, जिसे किसी ने उसी के घर पे गोली मारकर बड़ी सफाई से उसकी बॉडी को नदी में फेंक दिया था। इसके अलावा पुलिस को और कोई क्लू नहीं मिलता जिससे ये पता चल सके कि आखिर स्टीफन को किसने और क्यों मारा था। स्टीफन सिर्फ 25 साल का था और उसने लाइफ में कभी किसी को हर्ट भी नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ उसने पूरी फैमिली को झंझोड़ कर रख दिया था। एक तरफ एंड्रिया अपने भाई के जाने से उदास थी और वहीं दूसरी ओर वो अपनी बेटी की कस्टडी के लिए लड़ रही थी। लेनर्ड को फैमिली कोर्ट द्वारा कई नोटिस दिए जाते हैं कि वो जल्दी से ट्रूडी को उसकी मोम एंड्रिया को सौंप दे, लेकिन लेनर्ड ऐसा नहीं करता और बार बार कोर्ट के ऑर्डर्स को इग्नोर करके वो कानून की डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। इसी वजह से अप्रैल 1980 को जस्टिस डेविड ओपस ये फैसला सुनाते हैं कि अब से पूरे 1 महीने तक लेनर्ड अपनी बेटी से नहीं मिलेगा। ये सुनकर लेनर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं था और जब कोर्ट के बाहर वो एंड्रिया से मिलता है तो वो उससे कहता है कि मुझे मेरी बेटी को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ना कोई जज और ना कोई कानून। 23 जून 1980 शाम के करीब 7 बजे जस्टिस डेविड ओपस अपनी वाइफ क्रिस्टीन और 2 बच्चों के साथ डिनर कर रहे होते हैं कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और जैसे ही डेविड खाना छोड़कर दरवाजा खोलने जाते हैं तो मास्क पहने एक अनजान आदमी उन्हें गोली मारकर वहां से भाग जाता है। गोली की आवाज सुनकर पूरी फैमिली मेन डोर की ओर भागती है, जहां उन्हें डेविड बेहोश पड़ा मिलता है। उसे बचाने की बहुत कोशिश की जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली डेविड ओपस अब ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। डेविड ओपस के मर्डर की बात जब एंड्रिया को पता चलती है तो उसे अपने हस्बैंड लेनर्ड पर शक होता है। वो इस बारे में पुलिस को बताती है कि हो सकता है कि इस मर्डर के पीछे लेनर्ड का हाथ हो, क्योंकि जब उससे ट्रूडी की कस्टडी छीनी गई थी तो वो डेविड ओपस पर बहुत गुस्सा हुआ था। इसके बाद पुलिस लेनर्ड को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है, लेकिन उससे पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता जिससे ये प्रूव हो सके कि जस्टिस डेविड ओपस के मर्डर में लेनर्ड इन्वॉल्व है। पुलिस कई और लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। इस मर्डर से पूरा का पूरा सिडनी शॉक में था, क्योंकि इस बार किसी आम इंसान का नहीं बल्कि एक जज का मर्डर किया गया था और वो भी उसके घर पे, और उसका कातिल अभी भी आजाद घूम रहा था। खैर, इसके बाद डेविड ओपस की जगह जस्टिस रिचर्ड गी को फैमिली कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है और जब ये बात रिचर्ड की फैमिली को पता चलती है तो उनके मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं वो किलर डेविड ओपस की तरह रिचर्ड के भी पीछे न पड़ जाए। इसके बाद लगभग 4 साल तक शहर में और कोई मर्डर नहीं होता। एंड देन 6 मार्च 1984 जस्टिस रिचर्ड अपने 2 बच्चों एलिसन और स्टीवन के साथ घर पे सोए होते हैं कि तभी रात 2 बजे के करीब उनके घर पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे उनका पूरा घर तबाह हो चुका था। बट फॉर्चुनेटली रिचर्ड और उसके दोनों बच्चे इस बॉम्ब ब्लास्ट में किसी तरह से बच गए थे। रिचर्ड को काफी चोट आई थी और इसीलिए उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद सिडनी के सभी फैमिली कोर्ट जजेस की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और पूरे शहर की पुलिस उस अननोन किलर को ढूंढने में लग जाती है। दूसरी ओर जस्टिस रिचर्ड लेनर्ड के अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर इशू कर देते हैं, क्योंकि वो कई सारी वार्निंग्स के बाद भी कोर्ट के ऑर्डर्स को इग्नोर करके अपनी बेटी ट्रूडी को बार बार मिलता और कई दिनों तक उसे अपने साथ रखता था। वहीं जब एंड्रिया ट्रूडी को लेने उसके घर पे जाती तो वो उसे डरा धमका कर वहां से भगा देता। उनके केस की अगली सुनवाई 16 अप्रैल 1984 को होनी थी, लेकिन उससे पहले ही 15 अप्रैल की रात को कोर्ट की बिल्डिंग को ही बम से उड़ा दिया जाता है। एक के बाद एक अटैक से पूरे सिडनी शहर में डर का माहौल फैल चुका था। वही एंड्रिया एक बार फिर पुलिस को अलर्ट करती है और कहती है कि इन सभी अटैक्स में लेनर्ड का ही हाथ है और जितना जल्दी हो सके उसे अरेस्ट कर लिया जाए, नहीं तो वो इससे भी ज्यादा तबाही मचाएगा। लेकिन कोई उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था और इससे वो अब समझ चुकी थी कि उसे और उसकी बेटी को लेनर्ड से कोई नहीं बचा सकता, इवन कि पुलिस भी नहीं। खैर, इसके बाद जस्टिस रिचर्ड को रिप्लेस करके रे वॉटसन को एज अ फैमिली कोर्ट जज अपॉइंट किया जाता है और अब एंड्रिया का केस भी जस्टिस वॉटसन ही देखने वाले थे। पहले इतना सबके बाद भी लेनर्ड अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जस्टिस वॉटसन द्वारा लेनर्ड को पनिश किया जाता है और उसे अपनी बेटी को मिलने के लिए जो विजिटिंग राइट्स कोर्ट द्वारा दिए गए थे वो उससे वापस ले लिए जाते हैं।
जिसका मतलब ये था कि अब लेनर्ड ट्रूडी को नहीं मिल सकता और अगर उसने ऐसा किया तो आगे चलकर उसे जेल भी हो सकती है। 4 जुलाई 1984 जस्टिस वॉटसन सुबह कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तभी अचानक उनके डोर पे कोई नॉक करता है और जैसे ही उनकी वाइफ पर्ल वॉटसन डोर ओपन करती है तो वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे पर्ल वॉटसन की मौके पर ही मौत हो जाती है। दरअसल किलर ने ये बॉम्ब जस्टिस वॉटसन के लिए लगाया हुआ था। खैर, जस्टिस वॉटसन तो पूरी तरह सेफ थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस सब में उनकी वाइफ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। केस की सीरियसनेस को देखते हुए पुलिस द्वारा एक टास्क फोर्स तैयार की जाती है और इस बार एंड्रिया की बातों को सीरियस लेते हुए पुलिस लेनर्ड पर नजर रखना शुरू करती है ताकि उन्हें उसके खिलाफ कोई ऐसा क्लू मिल सके जिससे इन अटैक्स में उसकी इन्वॉल्वमेंट प्रूव की जा सके। इस दौरान पुलिस नोटिस करती है कि कई दिनों से लेनर्ड रात को अपनी गाड़ी लेकर बार बार चेज नेशनल पार्क जा रहा था, लेकिन जब भी पुलिस उसके वहां से जाने के बाद उस जगह को चेक करती तो उन्हें वहां कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिसे वो लेनर्ड के अगेंस्ट यूज कर सके। पुलिस समझ जाती है कि शायद लेनर्ड ये बात जानता है कि वो लोग उस पर नजर रखे हुए हैं और इसी वजह से वो पुलिस को बार बार पागल बना रहा है। 10 अप्रैल 1985 पुलिस द्वारा एंड्रिया को इन्फॉर्म किया जाता है कि किसी ने उसके लॉयर पे अटैक करने की कोशिश की है, पर अच्छी बात यह है कि वो पूरी तरह से सेफ है। अगले दिन एंड्रिया को उसके लॉयर गैरी वॉट्स का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि वो अब आगे उसका केस और नहीं लड़ पाएगा। खैर, एंड्रिया तो पहले से ही जानती थी, लेकिन अब पुलिस को भी लेनर्ड पर शक हो जाता है, लेकिन वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अभी भी उनके पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। वहीं एक दिन लेनर्ड एंड्रिया की बहन जूडी को कॉल करके कहता है कि अगर मुझे मेरी बेटी वापस नहीं मिली तो मैं तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा। इसके बाद जूडी ये बात एंड्रिया को बताती है और एंड्रिया की पूरी फैमिली उस कॉल के बाद से डरी हुई थी क्योंकि वो लोग जानते थे कि लेनर्ड ट्रूडी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक दिन अचानक लेनर्ड एंड्रिया के घर पे आके उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है और वहीं पास खड़ी ट्रूडी को वो अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन किसी तरह एंड्रिया उससे ट्रूडी को छुड़ाकर घर के अंदर भाग जाती है और जल्दी से डोर को लॉक कर लेती है। अब एंड्रिया समझ चुकी थी कि पुलिस उसकी हेल्प नहीं कर सकती और अब उसे ही कुछ करना होगा। इसके बाद वो जूडी के साथ मिलकर ये डिसाइड करती है कि वो लोग बिना किसी को बताए इस जगह को रातों रात ही छोड़ देंगे। दरअसल जूडी जेहोवाज विटनेस नाम के एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थी और उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसके कुछ अच्छे दोस्त भी थे जो उसे और एंड्रिया को सिडनी से लगभग 300 किलोमीटर दूर फोस्टर नाम की एक जगह तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। जूडी के उन फ्रेंड्स के अलावा ये बात और कोई नहीं जानता था कि आखिर वो लोग रातों रात कहाँ गायब हो गए। वहीं लेनर्ड को जब ये बात पता चलती है तो वो पूरी तरह से बौखला जाता है। वो उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वो लोग इस वक्त कहाँ पर हैं। इसके बाद लेनर्ड जूडी के उन सभी फ्रेंड्स को कॉल भी करता है जिन्होंने उसकी यहाँ से भागने में हेल्प की थी और वो उन्हें धमकाते हुए कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम्हें एंड्रिया और ट्रूडी की लोकेशन पता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप मुझे ये बता दो कि वो लोग कहाँ पर हैं। इतना सब के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता और इससे लेनर्ड का गुस्सा और बढ़ जाता है। खैर, इसके बाद जेहोवाज विटनेस किंगडम हॉल जो कि कसूला में था, वहाँ कुछ लोग नोटिस करते हैं कि उस हॉल की एक विंडो को तोड़ा गया था और वहाँ एक कारपेट में खून के कुछ निशान भी लगे हुए थे। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और उन्हें बस इतना ही पता चल पाया कि उस कारपेट पे लगे खून का जो सैंपल लिया गया था वो O पॉजिटिव था। 21 जुलाई 1985 जेहोवाज विटनेस किंगडम हॉल में उस दिन लगभग 100 से भी ज्यादा मेंबर्स इकट्ठा हो रखे थे। दरअसल ये वो जगह थी जहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हर हफ्ते इकट्ठा होकर प्रेयर किया करते और बाइबल की स्टडी करते थे। उस दिन वहां जेहोवाज विटनेस मिनिस्टर ग्राहम वाइक्स और उनकी वाइफ जोई भी उस मीटिंग में मौजूद थे। वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे कि इसके कुछ ही टाइम बाद बिल्डिंग में एक जोरदार धमाका होता है जिसमें ग्राहम वाइक्स की मौके पर ही मौत हो जाती है और इसके साथ 13 और लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। घायल लोगों में बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे। ये अटैक इतना भयानक था कि इसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिलाकर रख दिया था। जब ये न्यूज एंड्रिया और जूडी को पता चलती है तो वो दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। एंड्रिया इस समय खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी क्योंकि जोई वाइक्स और उसकी बहन जूडी दोनों अच्छी दोस्त थी और उसी ने अपने हस्बैंड ग्राहम वाइक्स की हेल्प से कसूला से भागने में उनकी हेल्प की थी। एंड्रिया का मानना था कि अब उसकी वजह से उन सभी लोगों की जान को खतरा था जो किसी तरह से उनकी हेल्प कर रहे थे। इसके बाद जूडी बिना कोई देरी किए पुलिस को कॉल करके बताती है कि इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि लेनर्ड ही है, क्योंकि आज जिन पर अटैक हुआ है ये वही लोग थे जिन्होंने जूडी और उसकी छोटी बहन एंड्रिया की कसूला से भागने में हेल्प की थी
और जब लेनर्ड को इस बात का पता चला था तो उसने उसके सभी दोस्तों को कॉल करके उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद पुलिस बिना कोई देरी किए सर्च वारंट लेकर लेनर्ड के घर पहुंचती है, जहां उन्हें उसकी डायरी में जेहोवास विटनेस के सभी मेंबर्स के टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा उन्हें वहां पर और कुछ नहीं मिलता और ये सब लेनर्ड को जेल भेजने के लिए काफी नहीं था। इतना सब होने के बाद एंड्रिया पूरी तरह से टूट चुकी थी और अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे ना चाहते हुए भी केस को वापस लेना पड़ता है और वो अपनी बेटी ट्रूडी की सारी कस्टडी लेनर्ड को सौंप देती है। उसका मानना था कि लेनर्ड ये सब ट्रूडी के लिए कर रहा था और अगर ट्रूडी को उसके पास वापस भेज दिया जाए तो बहुत से लोगों की जान को बचाया जा सकता है। एंड्रिया के लिए फैसला इतना भी आसान नहीं होने वाला था, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा करती है और अपनी बेटी ट्रूडी को वापस उसके फादर लेनर्ड के पास भेज देती है। खैर, अब ट्रूडी अपने फादर के साथ रहना शुरू कर देती है और अपनी बेटी को अपने पास देकर लेनर्ड भी काफी खुश था। कई साल बीत जाते हैं और जब से ट्रूडी लेनर्ड के घर गई थी तब से शहर में कोई अटैक भी नहीं हुआ था। पहले तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रूडी अपनी टीनेज में पहुंचती है तो लेनर्ड उसे लेकर और ज्यादा पॉसेसिव और कंट्रोलिंग हो जाता है। ट्रूडी कहीं भी अकेले बाहर नहीं जा सकती थी, इवन कि उसे उसकी माँ और दोस्तों से भी मिलने की परमिशन नहीं दी जाती थी। जब ट्रूडी 16 साल की हुई तो लेनर्ड दूसरी शादी करने का फैसला करता है और ये बात ट्रूडी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसी वजह से वो एक दिन अपने फादर लेनर्ड का घर छोड़कर हमेशा के लिए अपनी मॉम एंड्रिया के पास वापस आ जाती है। लेकिन इस बार लेनर्ड ट्रूडी को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता और उसे आसानी से जाने देता है। सभी लोग ये सब देखकर हैरान थे कि जिस बेटी के लिए उसने कई लोगों की जान ले ली थी, आज उसने उसी बेटी को रोकने तक की कोशिश नहीं की। ट्रूडी जैसे जैसे बड़ी होती गई तो उसे उसके फादर के कारनामों के बारे में और पता चलता गया। वो अब जान चुकी थी कि किस तरह उसे बहाना बनाकर उसके फादर ने कई लोगों की जान ली थी। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं, लेकिन लेनर्ड के अगेंस्ट पुलिस को और कोई सबूत नहीं मिलता और वो अभी भी शहर में आजाद घूम रहा था। ईयर 2012 दो क्राइम जर्नलिस्ट डेबी मार्शल और रोज कॉल्टहार्ट इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करते हैं, लेकिन वो जिससे भी इस केस के बारे में पूछने जाते, हर कोई उन्हें इस चीज को लेकर वार्न करता कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस केस का प्राइम सस्पेक्ट लेनर्ड वॉरविक अभी भी इसी शहर में मौजूद है और इससे उन दोनों की जान को खतरा भी हो सकता है। वहीं डेबी मार्शल लेनर्ड का इंटरव्यू लेना चाहती थी, लेकिन जब वो उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे धमकाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर एंड्रिया उन दोनों की केस इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है और उसी की हेल्प से डेबी मार्शल इस केस के ऊपर एक बुक रिलीज करती है, जिससे सभी की अटेंशन इस केस पर दोबारा जाती है और जो केस पिछले कई सालों से बंद पड़ा था, पुलिस उसे दोबारा रीओपन करती है। पुलिस के पास वो ब्लड सैंपल अभी भी मौजूद था जो उन्हें जेहोवास विटनेस हॉल के कारपेट पे मिला था। पुलिस अब डीएनए टेस्ट करना चाह रही थी, लेकिन वो लोग जानते थे कि लेनर्ड उन्हें अपना ब्लड सैंपल किसी भी हालत में नहीं देगा। इसीलिए पुलिस लेनर्ड की बेटी ट्रूडी को सैंपल देने के लिए कहते हैं। ट्रूडी खुद सच्चाई जानना चाहती थी, इसीलिए वो पुलिस को ब्लड सैंपल देने के लिए मान जाती है। थोड़े ही दिन में रिपोर्ट भी आ जाती है और दोनों डीएनए सैंपल्स आपस में मैच कर जाते हैं। इसके बाद ये अब साबित हो चुका था कि उन सभी अटैक्स के पीछे लेनर्ड वॉरविक का ही हाथ था। फाइनली 29 जुलाई 2015 के दिन लेनर्ड को उसके घर से अरेस्ट कर लिया जाता है। लेनर्ड बार बार कोर्ट में यही कहता रहा कि वो बेकसूर है और उसे बस फंसाया जा रहा है। इसके बाद ये साबित हो जाता है कि शहर में जितने भी बॉम्ब अटैक्स हुए थे वो लेनर्ड ने ही किए थे और इसके साथ एंड्रिया के भाई स्टीफन को भी लेनर्ड ने ही मारा था। दरअसल जब स्टीफन एंड्रिया के साथ ट्रूडी को वापस लेने गया था तो वहां उसकी और लेनर्ड दोनों की कहासुनी हो गई थी। ये बात लेनर्ड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इसीलिए एक रात बड़ी चालाकी से लेनर्ड उनके घर में घुसता है और सोए हुए स्टीफन को गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद उसने बड़ी सफाई से सारी एविडेंस मिटा दिए और उसकी बॉडी को रातों रात नदी में फेंक दिया था। खैर, अब सारे सबूत लेनर्ड के अगेंस्ट थे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट द्वारा लेनर्ड को गिल्टी पाया जाता है और उस पर बिना कोई रहम किए उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। लगभग 40 साल डर में बिताने के बाद फाइनली एंड्रिया राहत की सांस लेती है। वो अब लेनर्ड से पूरी तरह से आजाद थी और उसे इस बात की खुशी भी थी कि इतने सालों बाद फाइनली उसके भाई स्टीफन और बाकी सभी मारे गए लोगों को इंसाफ मिल चुका था। एंड्रिया ने इतने सालों में कभी हार नहीं मानी। उसने इस बीच बहुत कुछ सहन किया। पहले उसने अपने भाई को खोया और फिर हालात को समझते हुए उसे अपनी बेटी ट्रूडी को भी लेनर्ड के पास भेजना पड़ा, लेकिन वो स्टार्टिंग से लास्ट तक लड़ती रही क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।